रतन टाटा जी को अप्रोच करिए और बोलिए कि मुझे आपकी राइट एडवाइस चाहिए। 100% वो आपको टाइम देंगे। आज भी आप देखिए हर जगह अगर हम आँख कान खुले रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ में आइडियाज़ मिलती है। लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो दिक्कत भी आई। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में सिर्फ 10% था 2009 में जब। चैलेंज तो सबसे पहले यही आया कि शायद हेल्थ केयर जो है मोबाइल पर चलेगा नहीं। लिंक्डइन मार्केटिंग को आप यूज़ करो, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। एंटरप्रेन्योर जो हमारे जो सक्सेस स्टोरी है, आज उसमें हमारे साथ में मिस्टर पराग शाह है, जो एक सफल बिजनेसमैन है, और भरत भारद्वाज जी हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक IITian भी है। तो आज दो बड़े बिजनेसमैन से हम बात करेंगे, और ख़ासकर उनके बारे में जो स्टार्टअप है, और खासकर उस कंपनी को, इन्होंने अपनी कंपनी को कैसे यहाँ तक ग्रो किया, और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है, और ये नए जो SME आ रहे हैं, जो MSME वाले जो हैं, जो छोटे से लेकर बड़े, जो 10 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर जो 50 लाख तक के भी जो आ रहे हैं, उनको एक कैसे सपोर्ट करेंगे, और खासकर यंग जनरेशन को कैसे सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे। सर, आपका द पब्लिक न्यूज़ 24 में स्वागत है। और सर, आज एक देखा जाता है कि जो नए जो जनरेशन है, कहीं की फेलियर होती है और जिनको नुकसान होता है, तो फिर वो बैकआउट कर जाते हैं। तो सर, उनके लिए आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या मैसेज देंगे और उनको क्या करना चाहिए? सर, ऐसा है कि हर एक फेलियर जो होता है वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि अगली बार आपको पता है कि ये नहीं करना है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब जब ढूंढा, उसके पहले 1000 बार वो फेल हो चुका था, पर वो रुके नहीं। वैसे अगर आप कन्विंस हो आपके आइडियाज़ पे, आपको नॉलेज पे, आप बढ़ते रहिए। हो सकता है आज फेल हो आप, लेकिन अगली बार में आप डेफिनेट सक्सेस होते हैं। तो ये कोई भी आइडियाज़ आप लीजिए, अगर आपको सक्सेसफुल है, आपको जैसे आज हमारे सेशन में स्वामी जी ने बताया, रीथिंक, रीडिज़ाइन, रीबिल्ड। आप उसको नए तरीके से सोचो कि क्या मैंने गलती की और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर लूँ कि मेरा ये गलती रिपीट ना हो, मेरा फेलियर निकल जाए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो सर, आपने शुरुआत कैसे की कि मैं स्टार्टअप ही करूँगा, जॉब नहीं करूँगा? जर ऐसा है कि जब मैं ये कर रहा था तो मैंने बोला कि यार जॉब कितने टाइम करेंगे, अगर मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ मी बीइंग किसी का एम्प्लॉई। और इसी कारण हमने चालू किया, और जब हमने देखा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है। आज भी आप देखिए हर जगह अगर हम आँख कान खुले रखते हैं, मुंह बंद रखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ में आइडियाज़ मिलती है। जैसे आप देखिए ओला उबर पे कैसे हो गया, आज स्विगी कैसे हो गया, ये सारी चीज़ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, बट लेकिन लोगों ने कई कम लोगों ने इसमें से पिकअप कर लिया बिजनेस, बाकी लोग रह गए पीछे। बट उसमें से भी कोई डरने की बात नहीं, इसी में से भी कुछ नया सीखेंगे तो कुछ नया आइडिया आ जाएगी। अभी हमने कल ही सुना कि वो पेपर में कि किसी ने बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, बोलते हैं कि आपको जितना खाना खाना है खाइए, खाना खाना है खाइए 5 रुपये में। बाद में बताया कि 1 मिनट का 5 रुपये। अब 20 मिनट में 100 रुपये में जितना खाना खा सकते हैं, 10 मिनट में खाना चाहिए। तो ये भी एक नया आइडिया है, और इसके कारण भी लोग सक्सेस हो जाएंगे। कह रहे हैं बड़ा सर, आपसे एक सवाल है। आपका जो स्टार्टअप आपने शुरू किया, तो लोग IT करके लोग जॉब करते हैं, तो आपके आइडिया कैसे आया कि मैं स्टार्टअप करूं, और उसके लिए फंडिंग कैसे हुई फिर? शुरू में जब मैंने आइडिया देखा टेलीमेडिसिन, बिकॉज मैंने अपने यंग डेज में मैंने गांव देहात में काम किया, वहाँ देखा कि हेल्थ केयर बहुत पुअर है। पहला मेरा टेलीमेडिसिन ऑपरेशन जब यहाँ पर हमने एक सक्सेसफुल किया, तो मुझे लगा इस टेक्नोलॉजी को गांव देहात तक ले जाना चाहिए। हमारे रूरल इंडिया को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे तो 90% डॉक्टर्स बड़े बड़े शहरों में और मेट्रो सिटीज़ में हैं। तो गांव देहात की जो पॉपुलेशन है, हमारी रूरल इंडिया की पॉपुलेशन, उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेट को उठाकर देखेंगे, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके अलावा दूर दराज के जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर ना के बराबर है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था कि हम डॉक्टर्स को टेलीमेडिसिन के थ्रू उन लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो दिक्कत भी आई। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में सिर्फ 10% था 2009 में जब हमने शुरू किया। फिर 2000, जैसे पराग जी ने बताया कि आप फेलियर लेते हैं, 2 साल देखने के बाद हमने देखा कि इसको कैसे रीडिज़ाइन, रीथिंक किया जाए।
हमने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं लेकिन हमारे पास पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि गांव देहात में पेनिट्रेशन था ही नहीं इंटरनेट का। लेकिन मोबाइल का पेनिट्रेशन उस समय 60% हो चुका था, 7% था। तो हमने एक मोबाइल कंपनी से बात किया, वो तैयार हुए, हमारे प्रोजेक्ट को डिस्कशंस हुए, 1 साल तक बहस करने के बाद हम लोगों ने उनको कन्विंस किया, फिर एग्रीमेंट किया, उसके बाद हम प्रोडक्ट को आगे लेके जा पाए। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमने शायद विश्व में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट दिया था, जो वी वर द फर्स्ट मोबाइल हेल्थ केयर कंपनी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, और यही इसका जो श्रेय जाता है। तो एक इंजीनियर होकर मेडिकल में जाना, एक कई लोगों का सवाल भी होता है कि एक इंजीनियरिंग होकर फिर मेडिकल में और हेल्थ केयर में खासकर, तो ये जो स्टार्टिंग का जो शुरुआत जो हुआ था, तो उसमें जो एक चैलेंज आए थे, तो ऐसा कुछ चैलेंज जो कि आप शेयर कर सकते हैं, तो उस चैलेंज को आपने मिटिगेट कैसे किया? ये चैलेंज तो सबसे पहले यही आया कि शायद हेल्थ केयर जो है मोबाइल पर चलेगा नहीं या डिजिटल पर चलेगा नहीं, क्योंकि एक रूढ़िवादी हम ट्रेडिशनल अगर देखें तो डॉक्टर को हाथ लगाने कर आला लगाने की, यानी स्टेथोस्कोप से जांच करता है, पल्स जांच करता था, फिजिकली देखता था डॉक्टर। हमारे को ये क्रिएट करना था कि काफ़ी बीमारियों में छू कर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो टेलीमेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव इन क्रॉनिक डिसीजेज, जहाँ डॉक्टर को चेक करना ही नहीं है, सिर्फ वो पैरामीटर्स आप टेस्ट कराएंगे, वो बोलेंगे लैब के टेस्ट ये मेरे ये है, एक्सरे का टेस्ट ये बोल रहा है, उसको देखकर ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, जांच उसकी तय होगी। तो वो चीज़ हमने ब्रेक किया। तो काफ़ी डॉक्टर्स ने भी समझा उसको। धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि हाँ, इतनी दूर जाए बिना, जैसे आप मुंबई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेशेंट कहाँ कहाँ से आता है। बिल्कुल, यानी मुंबई में आपको पेशेंट सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं मिलता है, महाराष्ट्र भी काफ़ी बड़ा स्टेट है, राज्य है, लेकिन आप देखेंगे गुजरात से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर राजस्थान से पेशेंट आते हैं, यहाँ पर गोवा से पेशेंट आता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, आसपास के जितने भी जिले, वहाँ तो उन लोगों को ट्रैवल करने के लिए, यानी एक पेशेंट, भारत में क्या है, हम लोग इमोशनल कंट्री हैं, हमारे परिवार जुड़े हुए हैं। एक आदमी आता है, वो पेशेंट रोगी अकेले नहीं आता है, उसके साथ 1 या 2 लोग अटेंडेंट भी आते हैं फैमिली के। तो उनका ट्रैवलिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, अगर उसका खर्चा देखें तो कितना पड़ जाता है, डॉक्टर के खर्चे से ज़्यादा उसका खर्चा पड़ जाता है, और टाइम कितना जाता है। तो इस टेलीमेडिसिन से, इस टेक्नोलॉजी से हमने उस चीज़ को कम किया, उनका पैसा बचा, उनका समय बचा, यानी पेशेंट भी खुश और डॉक्टर्स भी खुश। तो अभी आने वाले समय में तो इसकी अब डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि यदि कोई स्टार्टअप आपके साथ कोई करना चाहे कि मैं अपने क्षेत्र में ऐसा सेटअप लगाऊं और कुछ मैं बिजनेस आपके साथ शुरू कर पाएँ, ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम सभी का स्वागत करेंगे, ऐसे लोगों का जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने जगह पर जो आपके गांव देहात में ले जाना चाहते हैं इसको, तो उनका सभी का स्वागत है। तो कोई भी मतलब अब जो सुनेंगे या जो देखेंगे, तो यदि कोई टेलीमेडिसिन का यदि सेटअप लगाना है, तो आपकी कंपनी उनको किस तरीके से हेल्प करेगी? हमारे पास जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो बहुत ही लो कॉस्ट है, यानी हम 5 रुपए में डॉक्टर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 से 7 रुपए, जो कि आज किसी भी जगह जाएंगे आप ट्रैवल करने के लिए वो नहीं मिलेगा। तो ये उसका बेनिफिट मिल जाता है कि डॉक्टर आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है आज की तारीख में, आज बैंडविड्थ अच्छा है, अब 5G भी आने वाला है, पूरे विश्व में 5G की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी इस चीज़ के लिए। क्योंकि भारत अभी 6G पे ट्रायल कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने भी स्टोरी लिखा था। अब तो हम 6G पे भी हम जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया एक, जब वर्ल्ड में 5G पे टेस्टिंग चल रहा था, तो 6G पे हमने काम शुरू कर दिया। तो आने वाले समय में जो पूरे जो IT का जो रिवोल्यूशन हो रहा है, खासकर अभी, और जो एक विजन है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, कि मेक इन इंडिया, और जो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं करें। सर, आपके फील्ड में जो आप लोग इंपोर्ट करते हैं, कई लोग इंपोर्ट करके फिर यहाँ असेंबल भी करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर के साथ उनको मिक्सअप करते हैं। सर, इस चीज़ को हम खुद क्यों नहीं बना सकते? आखिर चैलेंजेस क्या आती, क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जा रहे हैं? तो इसके 2-3 कारण थे। एक कारण था कि पहले गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत कम था। दूसरा बात था कि आपको क्वालिटी जो सस्टेन करके लेके आना था वो डिफ़िकल्ट होता था, और कस्टमर अपने हमारे मेंबर्स के पास में या हमारे भारतीयों के पास में शायद तभी उस वक्त विजन की कमी थी, क्योंकि सपोर्ट नहीं था। तो बोले जाने दो, कौन करेगा, उससे अच्छा इम्पोर्ट कर लो। लेकिन जैसे आप मोबाइल में देखिए, क्रांति हो गई। आज हम 95,000 करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। करेक्ट। जो एक जमाने में हमारा इम्पोर्ट था। मैं 100% उम्मीद नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे आने वाले 3 से 5 साल में हम ये सारी चीज़ें जो अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस सारी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, या ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रिंटिंग में आज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, हो रही है, बट वो जो वर्ल्ड क्लास लेवल होना चाहिए वो नहीं हो रही है।
तो अब वो सारी कंपनियां भी यहाँ आना चाहती है कि हम यहाँ आके बनाएं। जैसे गाड़ियों में हुआ, जैसे मोबाइल्स में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, वैसे इसी में भी हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम यहाँ बनाएंगे, हमारे पास स्किल मैन पावर है, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है, नॉलेजेबल लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 साल में तो देख रहा हूँ कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अभी जो इम्पोर्ट हो रहा है ना, वही लोग यहाँ बनाना शुरू कर देंगे। ये सर बहुत सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आदेश है वो अगर यहाँ इम्प्लीमेंट अब इस पे भी हो जाएगा, क्योंकि अब तक उनकी शायद नज़र नहीं पड़ी है। पहले उन्होंने और राइट किया है कि जो पहले बड़े बड़े हमारे इम्पोर्ट के बिल खाते थे उसको उन्होंने सेटल किया। अब इन पर जाएगी तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। और ये नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है या नहीं करना चाहते, बस एक इशारा आ जाएगा तो काम हो जाएगा इसके पीछे। बड़ा सर, आपसे एक सवाल था कि लोग R&D में यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और टेली मेडिसिन में ही बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये जो R&D में क्या कोई डर है कि यदि हमने R&D में इन्वेस्ट किया तो कहीं हमारा नुकसान हो जाए? R&D के क्षेत्र में हम थोड़ा सा कम है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पाश्चात्य देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑलरेडी लीड लिया हुआ है। उनके जो मार्जिन्स हैं वो डेवलप्ड कंट्री होने के कारण उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से कैश रिच कंपनी होने के कारण वो काफ़ी एक हिस्सा अपना 7 से 10% प्रॉफिट का वो R&D में लगा सकते हैं। हमारी कंट्री जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर शायद प्रॉफिट मार्जिन्स उतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि यहाँ पेटेंट्स को उतना फॉलो नहीं किया जाता। उस कारण से शायद R&D में तरक्की नहीं हुई, लेकिन अभी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं अभी लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। सर, जो छोटे और नए जो लोग आने वाले हैं, जो बिजनेस के लिए चाहते हैं, आप लोगों को भी देख के आपका जो एक्सपीरियंस है, उनको सर क्या मैसेज देंगे कि सर लोग क्या करें? स्टार्टअप शुरू करें, कहाँ से फाइनेंस का हो, ऐसा कोई गाइडेंस का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्या कोई बन सकता है जहाँ पर किसी गवर्नमेंट उसमें जाके किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ पर कोई छोटी छोटी चीज़ उनको हेल्प मिल सके, ऐसा कुछ प्लान या ऐसा कोई मैसेज या ऐसा कुछ आप लोग अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा उनको बता सकें? आजकल MSME में बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे तो MSME मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं। सर, गवर्नमेंट कर रही है। सर, मैं जो मेरा सवाल था सर, आप लोग जो एक्सपीरियंस एक बिजनेसमैन है सर, आप लोग कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव करेंगे ताकि जो लोग हैं किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, या महीने में या कभी सप्ताह में, जहाँ पर आप लोग अपने एक्सपीरियंस को उनको शेयर कर सकें? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना, ऐसा कोई प्लान है क्या? ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जो अगर आप देखेंगे ये तजुर्बा प्लेटफॉर्म जो है, हम 1 करोड़ MSME को ये प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। और उसमें हम ये बोल रहे हैं कि आप आपके लेवल से फ्री भी ज्वाइन कर सकते हैं और मामूली सी फीस देके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या हायर फीस देके अच्छे स्ट्रक्चर में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह के फायदे होते हैं। एक है कि आपको बिजनेस नेटवर्किंग मिल जाता है, दूसरा है कि आपको एजुकेशन मिल जाता है कि भाई ठीक है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है बट मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो कहाँ से फंडिंग मिलेगी, कौन आपको फंडिंग करके देगा, मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, मुझे सेल्स का नॉलेज नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, या मुझे कंटेंट राइटिंग का, ये सारे हमारे मेंबर ही हेल्प करता है। तो आज की तारीख में आज भी जो हमारा ये कॉन्क्लेव हुआ उसमें जैसे सुबह स्वामी जी आए थे, उन्होंने आइडिया दिया कि आपको इसी चीज़ को रीथिंक करना है, रीडिज़ाइन करना है और रीबिल्ड करना है। और उसके बाद जैसे बहुत सारे स्पीकर्स थे, उन्होंने बोला कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, और किसी ने बताया कि लिंक्डइन मार्केटिंग को आप यूज़ करो, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। तो ये सारे चीज़ जो सारे नॉलेज एक्चुअल सपोर्ट के साथ, ये नहीं कि हमने खाली ज्ञान दे दिया, हमारे मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं कि चलो हम आपका डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, या हम आपका फाइनेंस अरेंज कर देंगे, या हम आपको IPO तक ले जाएंगे। तो ये वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। और बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ यू बीइंग एम्प्लॉयड, आप 10 लोगों को एम्प्लॉय करो, तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे इसके पीछे। और आज हमारे पास एक सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लोअर लेवल से चालू करके आज बहुत अच्छे लेवल पे हमने देखा। सर, एक बहुत सा लास्ट सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि जो बड़े बिजनेस में हो जाते हैं, जिनका वर्थ 100 करोड़ से ऊपर हो गया, तो उनके साथ मिलना बहुत मुश्किल है, वो शायद खुल के बात नहीं करते हैं, आप हमसे क्यों मिलेंगे, हम छोटे लोग हैं। ये कोई मिथ है, क्योंकि आप लोग जब मिलता हूँ, मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूँ, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कभी नहीं। लेकिन ये ऐसा है कि नहीं, अरे बहुत बड़े लोग हैं, इनसे क्यों मिलने जाएं, एक कम्युनिकेशन कहीं गैप हो रहा है। ऐसा एक हमारे सर्वे रिपोर्ट में भी आया था जब हमने SME की हमने बीच में एक कार्यक्रम किया था लास्ट 3 years बैक।
क्या लगता है सर कि ये मिथ को कि जो Absolutely बड़े है। बिजनेसमैन है वो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, उनको ईगो होता है, वो सर छोटे मोटे बात नहीं करते? एब्सोल्यूट मिथ है। आप रतन टाटा जी को अप्रोच करिए और बोलिए कि बिल्कुल। मुझे आपकी राइट एडवाइस चाहिए। जी 100% वो आपको टाइम देंगे, शायद इमीडिएट ना हो जाए बट उनके टाइम फ्रेम में वो 100%। आज तक हमने सर जितने बड़े बड़े लोगों को मिले हैं और जब भी उनसे हमने एडवाइस या टाइम मांगा है, दे हैव गिवन टाइम। आप अप्रोच तो करें। जो हम लोग एक स्टोरी बता रहे हैं, और जो खासकर जो बड़े बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर ईगो होता है, एक परसेप्शन है। और कई लोग आज ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं और आने वाले समय ऐसा कई प्लान भी कर रहे हैं कि जो छोटे एसएमई से लेकर बड़े, और खासकर जो नेटवर्क जो बनता है ऑर्गेनाइजेशन और एक दूसरे को जो हेल्प करने की, और खासकर तजुर्बा का जो हमने जो फाउंडर से बात किया और उनकी जो हमने फिलॉसफी देखी कि यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। और इवन दो स्टार्टअप में यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फेलियर हो रहे हैं तो उसमें भी उनको गाइड करते हैं। और आने वाले समय में जो भारत है, एक कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, और खासकर जो हम लोग डिजाइनिंग की बात करते थे या सिर्फ सॉफ्टवेयर बात करते थे, कई फील्ड में इनोवेटिव R&D पे भी पैसा खर्च हो रहा है। और आने वाले समय में भारत जो एक बोला जा रहा है कि बिजनेस में हम नंबर 1 होंगे, तो हो सकता है शायद हम बहुत ही जल्द नंबर 1 पे आने वाले हैं। और कई ऐसे बिजनेसमैन की हम सक्सेस स्टोरी भी आपको हम एवरी वीक दिखाते हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई स्टोरी जो स्ट्रगल का जो पीरियड था उसके बारे में बताएंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।